भी पढ़ा दी थी, कैपेसिटर पढ़ा दी थी, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। अब जरा बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन अगर आप बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ये आपके पास दो तरह के, या तो होगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब है आपके पास तीन कैपेसिटर्स हैं, वन आफ्टर अनदर कनेक्टेड है। सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत यह है कि हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अलबत्ता जो बैटरी का वोल्टेज V है वो तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, V1, V2 और V3। और फिर आगे आपका क्या कहते थे, टोटल वोल्टेज क्योंकि तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। चार्ज की वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी, Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q3। अगर आप यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 1 upon C is 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल सम। रेसिप्रोकल सम का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो इक्विवेलेंट आएगा that will be less than least value in the circuit। क्या मतलब है, आगे मैं आपसे कहूं आपके पास तीन कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। तो मैंने क्या लिखा, सीरीज लेस देन लीस्ट वैल्यू। तो दो चार छह में लीस्ट वन एंड टू, जो इक्विवेलेंट आएगा वो दूसरी क्या आएगा कम। अब चेक करें, आपने कहा 1 upon C, 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3, ये बन जाएगा 3। बल्कि अगर मैं ऐसा भी तो आएगा 12, तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 3, ये क्या बनेगा 2। तो 1 upon C is 11 upon 12, तो ये क्या बन जाएगा 12 upon 11। और 12 अपॉन 11 अगर आप सॉल्व कर लें तो शायद 1.08 या 1.09 जो है वो आंसर है। और आप देख सकते हैं लेस देन लीस्ट इन द सर्किल। ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आप देखें तो जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो आपके पास कहलाता है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सबका लेफ्ट एक पॉइंट पर, सबका राइट एक पॉइंट पर, और ये वोल्टेज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम है, V1 इक्वल V2 इक्वल V3 इक्वल V। अलबत्ता जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी नेट चार्ज बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, Q1 Q2 Q3। अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो डायरेक्ट सम होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। डायरेक्ट सम की मतलब ये होती है कि जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन लार्जेस्ट वैल्यू इन द सर्किट होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 माइक्रोफैरड और उसके बाद 4 और 6 को पैरेलल में लगाऊं तो मैं क्या पड़ेगा 2 प्लस 4 प्लस 6 यानी 12। आप देख सकते हैं इट्स ग्रेटर देन लार्जेस्ट वैल्यू इन द सर्किट। तो हमें ये सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो याद होनी चाहिए। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का एक जनरल सा कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर एक कैपेसिटर आउट ऑफ ऑर्डर होगा तो पूरा सर्किट आउट ऑफ ऑर्डर है। पैरेलल में ऐसा नहीं, क्योंकि पैरेलल में इस कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेल। अपने पास ये सब कर लेंगे तो फिर इसकी एग्जांपल दे।
अभी ज्यादा बच्चा भी लिखना। कॉपी करना है। इस कॉम्बिनेशन में चार सिंग है, चार सिंग लाइक रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज का मतलब है सिंगल पाथ इस वजह से। इसलिए ठीक
अच्छा अब ये देखें कि इसकी सीरीज ऑफ एरर कॉम्बिनेशन की अगर न्यूमेरिकल आती है तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले मैं एक सवाल उस तरीके से सॉल्व करता हूँ जो आपने फर्स्ट ईयर में सीखा है। अगर मेरे पास 3 कैपेसिटर हो, मैं ये 2 ले लेता हूँ। This is 5 microfarad. This is 15 microfarad. This is 18 volt. सवाल आपसे क्या किया जाएगा? आपसे कहा जाएगा find potential difference across 5 microfarad and 15 microfarad. अब वो तरीका जो आप फर्स्ट ईयर में इस्तेमाल करते थे वो क्या होता था? सर दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट निकालना 1/C 1/C1 plus 1/C2 ऐसे लेंगे 3 plus 1 it will become 4/15 तो C बराबर होगा 15/4 और अगर आप इसको जो है वो सॉल्व करें तो अभी 16 होता तो एग्जैक्टली क्या आता है 4 ये 15 है तो आंसर 4 से थोड़ा सा क्या है कम तो या तो अंदाजे से लगा दें या फिर क्या करें 15 को 4 से डिवाइड करके दिखा 4 3 करेंगे क्या आएगा 12 3 बचेगा 0 लगाएंगे 4 7 28 0 बचेगा 3.75 ठीक है जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3.75 माइक्रो फैराड। फिर आप ये कहते थे कि सर आप सर्किट लेवल से भी हो जाए कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट वोल्टेज तो Q बराबर होता है CV के 3.75 मल्टीप्लाई बाय 80 अगर मैं 3.75 को 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने वाला दिन क्या आंसर आ रहा है पूरा 300 आ रहा है 300 और यूनिट क्या बन जाएगा इसका माइक्रो कूलम ठीक है आपके पास यूनिट बन जाएगा इसका 300 माइक्रो कूलम। अच्छा क्योंकि आप एलईडी का टेस्ट दे रहे हो तो आप कैलकुलेटर अलाउ अगर आप ऐसे अगर टेस्ट दे रहे हो जहां पे कैलकुलेटर अलाउ ना हो तो मैं सिर्फ समझाने की वजह से बता रहा हूँ इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो पता मैं क्या करता हूँ मैं लिखता हूँ 3 प्लस 0.75 इंटू 80 3 इंटू 80 क्या बन जाएगा 240 अच्छा 0.75 का मतलब होता है 3/4 ठीक है 0.75 का मतलब होता है 3/4 3/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 80 कैंसिल होगा 20 यहाँ आएगा 60 ऐड कर देंगे क्या है चलिए अब अगर कैलकुलेटर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्यों आगे अब आपको याद आएगा सब सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू क्या रहती है सेम तो अगर मुझे वोल्टेज चाहिए तो V1 बराबर होगा Q अपॉन C1 क्योंकि Q की वैल्यू तो सेम रहेगी आपने Q की वैल्यू पुट की 300 C1 कितना है 5 आंसर क्या आ जाएगा 60 वोल्ट V2 चाहिए तो आप कहेंगे V2 बराबर है Q अपॉन C2 300 अपॉन 15 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट चेक कर सकते हैं 20 प्लस 60 इज 80 मुझे बना रहा है कि मेरा जवाब सही है ये वो तरीका है जिससे आप 4 नंबर के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अब अगर एमसीक्यूज के लिए सॉल्व करना तो ये बहुत ज्यादा वर्किंग है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एक बड़ा आसान सा तरीका होता है रेशो एक तो ये बात ध्यान में रखें बी में और सी में कैसा रिलेशन होता है इनवर्स V is inversely proportional to capacitance इसका क्या मतलब है वहां जो कैपेसिटेंस वो कितनी है 5:15 यानी 1:3 कैपेसिटेंस का रेशियो है 1:3 का तो फिर वोल्टेज का रेशियो क्या होना चाहिए 3:1 क्योंकि इनवर्स ठीक है अगर कैपेसिटेंस का रेशियो है 1:3 तो वोल्टेज का रेशियो क्या बनेगा 3:1 ये दो के पहले अब 1:3 का मतलब होता है कितने पार्ट्स बनेंगे 4 ठीक है 1:3 का मतलब होता है एक पार्ट एक तरफ 3 पार्ट एक तरफ अगर रेशियो 2:3 तो 2 पार्ट एक तरफ 3 एक तरफ तो टोटल कितने पार्ट्स होंगे 5 हम ये कहते हैं दोनों को ऐड कर देना अगर मैं आपसे कहूं 1:3 तो टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे 4 किसके वोल्टेज के तो अगर मैं 80 को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा
20, एक पार्ट इधर जाएगा 20 वोल्ट, 3 पार्ट्स इधर जाएंगे 60 वोल्ट। चेक कर लीजिए 60 और 20। आपको कोई वर्किंग की नीड ही नहीं, आप रेशियो से निकाल सकते हैं। आप में से वो बच्चे हैं जो मेरी बात समझ पा रहे हैं वो और समझ पाएंगे, जिनको भी कंफ्यूजन है वो आप देखें। अगर सवाल ऐसा है 2 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड एंड 50 वोल्ट, मुझसे कहते हैं दोनों का वोल्टेज चाहिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2:8 का मतलब है 1:4। तो फिर वोल्टेज का रेशियो क्या होगा 4:1। 4:1 का मतलब है 50 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। ईच पार्ट इज 10, इधर एक पार्ट आएगा, इधर 4 पार्ट आएंगे 40 और 10। अगर आपको इतनी वर्किंग के लिए जवाब मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही, सब नोट करें। क्या सोच रहे हैं? और सर ये रजिस्टर ज्यादा हो गए, कैपेसिटर ज्यादा हो गए तो रेशियोज में भी कैसा लगेगा?
मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखता हूँ जो आप लोग सॉल्व करें। ये अगर आपसे कहा जाए फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 60 माइक्रोफैराड और कॉम्बिनेशन एक है 10 माइक्रोफैराड 60 माइक्रोफैराड 140 ओम। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल भी देखो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across each और सवाल ये 2 microfarad 4 microfarad and this is 100। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब दोनों के आंसर आ जाए तो हम बता दें नहीं तो पूछूंगा दोनों दोनों में पहले वाले में 60 का निकालना इक्वल इक्वल होता है ना प्लस साइन होता है बस वही आंसर होगा सॉल्व करना है।
चलो मैं किस नतीजे पे पहुंचा, इसी नतीजे पे पहुंचे या बेनतीजे नहीं पड़े। चलो सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर आपके पास इस पे अगर चाहिए तो कितना सारा 20 20 आ रहा है इसके ऊपर जी, इसी का तो चाहिए। तो इसका आंसर आना चाहिए 20 वोल्ट। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो है 1:6, तो 1:6 का मतलब है इसको 7 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, और 1:6 का मतलब है वोल्टेज का रेशियो 6:1 होगा। तो यहाँ पर आएगा 20 वोल्ट। कितने लोग सही आंसर निकालते हैं? कैसे? क्योंकि वोल्ट मल्टीप्लाई नहीं लेंगे 20 मल्टीप्लाई 10 और 60 का रेशियो निकालो, कोई कैपेसिटेंस का रेशियो निकालो, क्या बन रहा है 1:6। तो वोल्टेज का रेशियो क्या होगा 6:1। 6:1 का मतलब है 7 पार्ट्स डिवाइडेड बाय 7। क्या आंसर आएगा 20। इधर आएगा 1 पार्ट, इधर जाएंगे 6। तो 1 पार्ट इधर आने का मतलब है 20, 6 पार्ट्स इधर जाने का मतलब है 120। तो 120 10 के ऊपर है, 120 10 का आएगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होती है उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। और यहाँ पर कितना आएगा 20। इसका क्या आंसर है? 66 होता है ये यार तुम तो उसकी पैरवी कर रहे हो, जो वो बोलेगा तो मान लो। ठीक है, 100 इसका आंसर है। देखिए ये होता है जब आपको एक चीज समझ में आ जाती है तो आपको दिल करता है हर जगह अप्लाई करने। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू हमेशा क्या रहती है सेम। तो इसका मतलब ये क्या कि ये 100 वोल्ट है, तो इस पर भी कितना आएगा 100, और इस पर भी कितना आएगा 100। हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं, तो कभी ये भी होता है। हाँ अगर चार्ज निकालना हो, तो अब क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस भी पता है, वोल्टेज भी पता है, Q इक्वल C और V 200 माइक्रोकूलम 400 माइक्रोकूलम। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं कि 30 माइक्रोफैराड एंड 35। अब 30 और 35 का सिंपलीफाइड रेशियो भी नहीं देगा, और अगर आप निकालेंगे भी तो वो डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि शायद रेशियो अप्लाई करना मुश्किल हो जाए, सॉल्व करना क्या हो जाए आसान। हाँ मुश्किल हो जाएगा ना। अगर मेरे पास नंबर ये लिखा हो 13 और 35, तो अगर आप इसको वर्क मान लेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास जो है वो 3 और 2 और 3 के बीच में आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2.8 आ रही है, तो अगर आपको उसको 3.8 से डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल इन्वॉल्व हो जाएगा तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा बेहतर तरीका होगा कि आप पूरा जो है वो सॉल्व करें। तैयार है? अच्छा, ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है ये आप जो किताब से इसकी फॉलो कर रहे थे, अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करना कि अभी आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स के टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है,
फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जो किताब आप पढ़ रहे थे, उस किताब में आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़े? डायमेंशंस मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है, और काइनेटिक्स, मैकेनिक्स, मोशन इन टू डायमेंशन, ये सब जब आप कंबाइन थे एग्जाम से पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या आपने सर्कुलर मोशन पढ़ ली? मैंने ही पढ़ाई थी आपको, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर मैंने आपको पढ़ा दी है। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स आपने नहीं पढ़ी है। तो नई किताब का चैप्टर 6 और 7 आपने नहीं पढ़ा है। 8 मैंने पढ़ा दिया, 9 मैंने आपको पढ़ा दिया, ये 9 है कैपेसिटर। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10, ठीक है, डीसी सर्किट। 8 इलेक्ट्रिक फील्ड था, पहले पढ़ चुके हैं। 8 पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, 9 कैपेसिटर है, 10 डीसी सर्किट है जो आज मैं शुरू कराऊंगा। सर कल ने आप लोगों को ऑसिलेशन पढ़ा दिया था, ठीक है, फिर एकॉस्टिक पढ़ाया होगा, हाँ वो उसी के साथ है, ठीक है। तो उसके बाद नेचर ऑफ लाइट और टेलीकॉम, यानी फर्स्ट ईयर में आपके तकरीबन अभी 4 से 5 चैप्टर रहते हैं। जरा सेकंड ईयर में आ जाइए, जो सेकंड ईयर फिजिक्स है आपकी, उसमें जिस टाइम पे क्लासेस कंबाइन थी उस टाइम पे मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई थी, ठीक है। तो वो जो थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ी है वो बेसिकली आपके सेकंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15, 16 और 17 है, जिसको वो कवर करती है। फुल चैप्टर 15, 16, 17 नहीं, वो हम पढ़ाते हैं जो टॉपिक, जैसे आप लोगों ने कार्बन इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, एंट्रोपी, तो वो चीजें जो आपने नहीं पढ़ी होगी वो आपको करानी है, ठीक है। तो क्योंकि अब हम ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा जो है वो हम रफ्तार बढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा कम है, तो आप भी थोड़ा सा ट्रैक रखेंगे कि कौन सी चीज हो गई है, कौन सी चीज जो है वो रहती है। इधर देखिए, देखिए अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो एक होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट, एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद चार्जेस इन मोशन, जिसको आप क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। मटेरियल को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ, एक मेरे पास कहलाता है क्या? कंडक्टर, और एक मेरे पास कहलाता है क्या? इंसुलेटर। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। क्या फर्क है? इंसुलेटर में एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं, इंसुलेटर में एटम्स है वो एक दूसरे से दूर होते हैं। इनके दूर होने से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है क्या? बाउंड इलेक्ट्रॉन। इसके बरखिलाफ अगर आप कंडक्टर की बात करें, जो कंडक्टर में एटम्स होते हैं वो एटम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो एटम्स है वो क्लोजली पैक्ड है। अब इससे होगा क्या? वो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है उसका फासला ऑलमोस्ट तीनों से जो है वो एक जैसा है। जब इलेक्ट्रॉन पे हर तरफ से फोर्स लगती है तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ देता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन याद रखिएगा कि हर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन फ्री बनेगा जो वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल का मतलब है आखिरी शेल, आखिरी ऑर्बिट। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंड होता है, यानी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, बाउंड इलेक्ट्रॉन भी है, जबकि इंसुलेटर में सिर्फ क्या है? बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये वो इलेक्ट्रॉन है जब ट्रैवल करता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अगर मैं एक कंडक्टर लूं तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो एक सेकंड में किसी कंडक्टर से गुजरे वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी I is equals to Q when time is 1 second। लेकिन अगर चार्ज Q 2 सेकंड में गुजरे तो हम इसको I नहीं कह सकते, क्योंकि I उस चार्ज को कहते हैं जो 1 सेकंड में गुजरे। तो ये 2 सेकंड का चार्ज है, इसे 1 सेकंड बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। अगर ये 3 सेकंड के लिए होता तो डिवाइड बाय 3 होता।
तो आपने इसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला क्या बनाया है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो इसका यूनिट होता है कूलम पर सेकंड, जिसको क्या नाम दिया जाता है, एम्पीयर। ठीक। अब अगर मैं बाजार से एक कंडक्टर लेकर आऊं, ये एमसीक्यू ना कभी कहीं पूछा भी है। बाजार से एक कॉपर वायर लेकर आऊं, कॉपर कंडक्टर है, कॉपर के कंडक्टर होने का मतलब कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है दोस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन, और अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो फिर वो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब मैं बाजार से कॉपर वायर लाता हूं और उसको होल्ड करता हूं, मुझे कोई करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मौजूद हैं, लातादार इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। उस वेलोसिटी को नाम दिया जाता है क्या, थर्मल वेलोसिटी। और ये थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर होता है 10 पावर 6। लेकिन जो थर्मल वेलोसिटी होती है, दिस इज कंप्लीटली रैंडम। कंप्लीटली रैंडम का मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। अगर दो इलेक्ट्रॉन अप जा रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे, डाउन। अगर एक इलेक्ट्रॉन राइट जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा होगा, लेफ्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज बैलेंस्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। लिहाजा नेट करंट क्या बन जाएगा, जीरो। यही वजह है कि इतनी वेलोसिटी होने के बावजूद भी करंट जीरो। अब अगर आप चाहते हैं कि करंट बने तो क्या जरूरी है कि वो इलेक्ट्रॉन जो रैंडम है सबके डायरेक्शन में क्या करना है, ठीक। अब अक्सर बच्चों को लगता है सर कि इतनी ज्यादा वेलोसिटी डायरेक्शन ठीक करने में बड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अगर आप क्रिकेट देखते हो और आप हार्ड बॉल क्रिकेट देखते हैं, वैसे कौन कौन देख लेता है, खेलने की बात नहीं करते, क्रिकेट देखते हैं नहीं, आप देखते हैं, इमरान भी देखते हैं। ये पता है क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है, इतना भी बताओ तो बात बच जाएगी। जो हार्ड बॉल क्रिकेट होती है ना, वो टाइमिंग का खेल होता है। फास्ट बॉलर बॉल कराएगा, बैट्समैन ने सिर्फ रिस्ट को हल्का सा उन्हें फ्लिक भी करना तो बॉल ग्राउंड के बाहर, वो कोई ताकत नहीं लगाता। क्यों? बॉल के पास ऑलरेडी बहुत एनर्जी है, बहुत मोमेंटम है, बहुत वेलोसिटी है, सिर्फ उसको डायरेक्शन देनी। तो आप देखो वो कितने मजे से बॉल करेगा, वो हल्का सा बैट ऐसे रखेगा, बॉल बाउंड्री के बाहर। क्यों? वो सिर्फ क्या करता है, डायरेक्ट करता है। हम वही काम यहाँ करें। जब आप इस कंडक्टर को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो ये वोल्टेज सोर्स इलेक्ट्रॉन को एक वेलोसिटी देगा, जिस वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका ऑर्डर बहुत कम होता है, 10 पावर -3 मीटर पर सेकंड। यूजुअली 10 पावर -3 है, कुछ किताबों में 10 पावर -2 -4 भी लिखी होगी, हम यूजुअली -3 लेते। अब देखें इसका और इसका कोई मुकाबला है, लेकिन इसका काम इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देना नहीं है। इसका काम है जो रैंडम है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब रैंडम की बजाय एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो ये हो, तो करंट जनरेट होता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, हमने थोड़े दिन पहले जो मैं इस्तेमाल किया था, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम लो पोटेंशियल टू, क्योंकि नेगेटिव है, माइनस माइनस को रिपेल करेगा, प्लस अट्रैक्ट करेगा। वो करंट जो माइनस से प्लस जा रहा होता है, उस करंट को आप नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट। उस करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। इट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम माइनस टू प्लस। वो करंट जो सर्किट में शो करता है वो माइनस से प्लस नहीं जाता, वो प्लस से क्या जाता है, माइनस। उस करंट को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। Conventional current is the current due to flow of positive charge and is always travel from high potential to low, यानी from positive terminal to negative terminal। अच्छा याद रखिएगा, मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ ना इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन तो मूव कर ही नहीं सकता, तभी कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का क्या मतलब होता है, कन्वेंशन है नहीं, आपने माना है। क्योंकि फिजिक्स में जो रूल्स होते हैं, जो लॉज है,
उन सब में स्टैंडर्ड चार्ज किसको बनाया गया, पॉजिटिव को, लेकिन करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जा रहा है तो आप इसको इस तरह भी तो कह सकते हैं कि प्लस से माइनस जा रहा है, कन्वेंशन है पॉजिटिव चार्ज। तो उसूली तौर पर जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है जो माइनस से कहां जाएगा प्लस। देखिए आप इतना हैरानगी से सुन रहे हैं ना, ये देखिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एग्जांपल दी थी। अगर आज एक स्फीयर न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव है उतना, अगर मैं इससे एक रॉड कनेक्ट कर दूं जिसपे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या प्लस कभी मूव कर सकता है, नहीं। प्लस तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, वो थोड़ी मूव करता है। मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन गया ये न्यूट्रलाइज हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया ये न्यूट्रलाइज हुआ, तीसरा गया ये न्यूट्रलाइज हुआ, चौथा गया ये न्यूट्रलाइज हुआ, पांचवा गया ये न्यूट्रलाइज हुआ। अब एक आम देखने वाले को क्या लग रहा है कि रॉड ने पूरा पॉजिटिव इसको दे दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। असल में तो माइनस इधर से उधर गया है, लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट क्या नजर आ रहा है, प्लस वहां से यहाँ गया, लेकिन असर क्या था, जो माइनस गया। तो असल में करंट होता है इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस, तो उसका नेट इम्पैक्ट पॉजिटिव के लिए क्या है, वो प्लस से क्या है, माइनस, उसको कन्वेंशन करंट क्या है। ठीक, अपने पास सब लोग करेंगे। हाँ वगैरह हम कर रहे हैं। इनकी डायरेक्शन के अलावा कोई और डिफरेंस है? ठीक है भाई।
तो क्या रिस्पॉन्स अगर आप प्रोवाइड करके फ्री हो जाए तो फिर वो होता है सेमीकंडक्टर जो नेचुरली इंसुलेटर होता है, लेकिन आप उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है, या फिर आप उसके अंदर डोपिंग करते थे नहीं कर सकते। ये जो इंसुलेटर होता है इनका इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन है, एक बैंड थ्योरी होती थी आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनमें एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन। जब हाँ इंसुलेटर में वैलेंस और कंडक्शन का गैप इतना बड़ा है कि ना इलेक्ट्रॉन पहुंचा सकता है ना आप उसको वहां तक भेज सकते। तो क्या
अच्छा अभी जो ग्रिड वेलोसिटी हमें कौन सा है, ये सब हमारे पास जो लॉस आया है वो होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपसे ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं किसी कंडक्टर में से करंट पास हो तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। The more the potential difference, the more will be the driven velocity, more will be the electric current. अगर मैं proportionality को equality में convert कर दूं तो यहाँ एक constant आएगा। इस constant को नाम दिया जाता है क्या, conductance of a conductor। इसको हम नाम दे देंगे conductance of a conductor। लेकिन याद रखिएगा मटेरियल में कंडक्टेंस नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मटेरियल में जो असल प्रॉपर्टी पाई जाती है वो है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। मतलब समझिए, देखिए कंडक्टेंस अगर होती तो इसका मतलब ये होता कि एक वायर है, उस वायर के अंदर ये लाइंस बनी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे। अब जिसके अंदर ज्यादा लाइंस होगी उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। असल में होता क्या है कि अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में जो एटम है, हम पहले बता चुके हैं कि कंडक्टर में जो एटम होते हैं वो जैम पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब नदिया क्या लिखेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चलना शुरू करे, इधर जा रहा था न्यूक्लियस से टकरा के इधर, इस न्यूक्लियस से टकरा के यहाँ गिरा, इससे टकरा के यहाँ गिरा, इससे टकरा के इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन टकराते टकराते बाहर निकलेगा। ये जो कोलिजन है, दिस कोलिजन इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। तो अगर कंडक्टर में ऐसा होता है ये चैनल्स बने हुए होते हैं कि इलेक्ट्रॉन गुजर जाता है, बोलते हैं कंडक्टेंस है। मटेरियल में जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो है बेसिकली का रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस कम होगी, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो हम ये कहते हैं कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको अगर मैं यहां पुट कर दूं तो I बराबर है 1/RV, यानी V इक्वल I। इसी को आप ओम्स लॉ कहते हैं। जब आप यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन V एंड R, तो ग्राफ प्लॉट करने का मतलब है कुछ ऐसी सूरत होगी, यहां मौजूद है आपके पास B, यहां मौजूद है I। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर इस ग्राफ का ग्रेडियंट या यानी स्लोप कैलकुलेट करें तो जब आप इसका ग्रेडियंट या स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y ओवर चेंज इन x, यानी v अपॉन i, जिसका मतलब क्या है, हाँ। इस ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि एक लाइन का एक ही स्लोप होता है, इसका मतलब r की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। एक ऐसा कंडक्टर जिसके लिए r हमेशा कांस्टेंट है उसको नाम दिया जाता है क्या, ओमिक कंडक्टर। आप इस कंडक्टर को क्या नाम देते हैं, ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर है जिस पर ओम्स लॉ अप्लाई किया है। देखिए ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर है जिस पर आप ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे और उसमें कंप्लीटली ओम्स लॉ अप्लाई होता रहेगा, क्योंकि आर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसके बरखिलाफ मेटालिक कंडक्टर होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस नेचुरली चेंज होती है। थर्मिस्टर होता है, मेटालिक कंडक्टर जैसे फिलामेंट है, अभी जब ये कॉपी कर लेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ सरसरी तौर पे फ्लाश सुन लें। जैसे बल्ब होता है, बल्ब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है, जितनी देर करंट पास होगा वो हीट अप होगा, हीट अप होने का मतलब टेंपरेचर चेंज होनी, टेंपरेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गई तो इसका मतलब है स्लोप चेंज हो गया। स्लोप चेंज होने का मतलब है लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी। तो जब ये सब कॉपी कर लेंगे ना तो फिर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के ग्राफ देखेंगे जी। जितने एटम्स हो गए तो फिर कोलिजन करता है, कोलिजन करता है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, क्योंकि कंडक्टर के एटम जेट पैक्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन एटम से उससे टकराया है। वो जो कोलिजन है वो कोलिजन उसके आगे बढ़ने में रुकावट है।
तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलेटर तो कम है ना। तो इंसुलेटर में तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। इंसुलेटर में अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं, क्या वो मूव करेगा? तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होते हैं किसमें? इंसुलेटर। देखिए रेजिस्टेंस किस चीज का नाम है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट का नाम। अब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसमें फ्लो ही नहीं करना, तो फिर हम उसके रेजिस्टेंस कैसे निकालें? जो इंसुलेटर्स होते हैं, आप भी कह सकते हैं कि उनकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइटली लार्ज है, क्योंकि उसमें कुछ भी होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो ही करे। और वो इसलिए फ्लो नहीं कर रहा कि रुकावट ज्यादा है, वो इसलिए फ्लो कर रहा है कि फ्री नहीं है। सर ये एग्जांपल दिएगा मतलब ओम कंडक्टर की ओमेन कंडक्टर नहीं है, आइडियल क्योंकि जितने मेटालिक कंडक्टर होते हैं तब वो लफ्ज समझ के मेटालिक। मेटालिक कंडक्टर वो है जिसमें से करंट पास होगा, वो हीट अप होगा। जैसे ही वो हीट अप होगा रेजिस्टेंस रहेगा। हमारा अगला टॉपिक होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जो होपफुली हम संडे की क्लास में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें हम ये वाली बात जो है वो डिस्कस करेंगे। जिस कंडक्टर में ज्यादा कोलिजन होंगे उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जिसमें कोलिजन कम है आपके पास रेजिस्टेंस कम होगा। क्या? एटम्स का वही है। हाँ, एटम्स का ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। असल में आप इसको इस तरह समझें कि अगर फर्ज करने इस क्लास में मैं 1 2 3 4 5 6 एक के ऊपर 4 बच्चे बैठा सकता हूँ, मैक्सिमम 24 और 24। इसके बाद में 48 बच्चे बैठा सकता हूँ, लेकिन वो 48 बच्चे एक खास अरेंजमेंट से हैं, 4 4 4 4, और मुझे बीच में से भागना है। क्या मेरे रास्ते में कोई रुकावट है? नहीं। अब इन्हीं 48 बच्चों को, इन बेंचेस को बाहर निकाल और इन 48 बच्चों को इस रूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्या अब मैं इतना फ्रीली भाग सकता हूँ? नहीं। अपनी जरूरत का समझ, जब अरेंजमेंट ये थी 24 बच्चे इधर 24 बच्चे इधर, मुझे भागना नहीं, उसी तरह भाग जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे ड्राफ्ट बोर्ड के ऊपर या चेस बोर्ड के ऊपर वो स्क्वायर्स बने हुए होते हैं, मैंने एक बच्चा वहां बिठाया, एक यहाँ बिठाया, एक उधर बिठाया, एक उधर बिठाया, 48 बच्चे पूरे फ्लोर पे बिठा दिए। क्या अब मेरे लिए इस तरह भागना पॉसिबल होगा? नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम है, पहले भी 48 थे, अभी भी 48 है। इसका मतलब है it is related to the number of students, but it is also related to their distribution as well. How are they distributed? How are they arranged? यही वजह है कि जब आप कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी एटॉमिक अलाइनमेंट क्या होती है? चेंज, जिसके वजह से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक, नोट कर लें, फिर इसको आगे बढ़ाएं। नहीं, मैं बोल रहा थक गया तो